हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए फर्स्ट पेपर के लिए दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 9 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 10 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 9 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर 2025 के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में लिंक को शेयर जरूर करें। देखिए, परीक्षा पैटर्न ये रहने वाला है। 75 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। कुल 150 अंक का ये पेपर है वो रहने वाला है, जिसमें देखिए प्रश्नों का डिवाइडेशन है। यहाँ पे मैंने आपको काफी बार बता चुका हूँ, मॉडल पेपरों के अंदर ये डिवाइडेशन है, ठीक है, जिसमें से 10 प्रश्न करंट अफेयर के, 5-5 प्रश्न दोस्तों होंगे जनरल साइंस के, इंडियन पॉलिटी के, राजस्थान ज्योग्राफी के, हिंदी के, इंग्लिश के, ठीक है, ये इनके 5-5 प्रश्न आएंगे परीक्षा के अंदर। और रीजनिंग और मैथ से संबंधित प्रश्न है वो 10 प्रश्न आएंगे और राजस्थान इतिहास और भारतीय इतिहास से संबंधित 15 प्रश्न है और स्कूल मैनेजमेंट और दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 15 प्रश्न है। देखिए, पूर्णतः सिलेबस के अनुसार दोस्तों अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में भारतीय इतिहास एवं राजस्थान इतिहास के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में लेखक है और सूची सेकंड में ग्रंथ है। अपने को बताना है कि कौन से लेखक ने कौन से ग्रंथ की रचना की। दोस्तों, यहाँ पर आपको देखिए इनमें से कौन से ग्रंथ का आपको पता है। दोस्तों देखिए, कालिदास का, दोस्तों विक्रमोर्वशीयम। दोस्तों देखिए, कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविका अग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कालिदास का 4 हो गया। और बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो ये शंकु है ये एक वास्तुकार है, इन्होंने दोस्तों शिल्प शास्त्र ग्रंथ लिखा है, शिल्प शास्त्र ग्रंथ लिखा है, ठीक है। और ये जो वेताल भट्ट है दोस्तों, वेताल भट्ट है ये एक जादूगर है, ठीक है। इन्होंने दोस्तों मंत्र शास्त्र, जादूगर क्या करता है, मंत्र करता है। तो दोस्तों जादूगर वेताल भट्ट है वो जादूगर है, इन्होंने मंत्र शास्त्र ग्रंथ की रचना की थी। और यहाँ पर दोस्तों ये है काहपनाका, काहपनाका, ये ज्योतिषी हैं दोस्तों, इन्होंने ज्योतिष ज्योतिष यापन ग्रंथ है वो दोस्तों लिखा है इन्होंने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3-1-2-4, 3-1-2-4 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। बताइए, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो किसके द्वारा करवाया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा दोस्तों ये करवाया गया था। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में विद्रोह दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में विद्रोह दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था। तो दोस्तों वो था रेनड। कौन था, रेनड, याद रखना। तो 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। लखनऊ में विद्रोह दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी था कैंपबेल, ठीक है। और दोस्तों कर्नल नील था, ये था दोस्तों इलाहाबाद में क्रांति दबाने वाला, ये आपको इसमें याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रेनेड, ये ब्रिटिश अधिकारी था। नेक्स्ट आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, वेद ही समग्र समग्र ज्ञान का स्रोत है, यह आदर्श वाक्य किसने दिया। वेद ही समग्र ज्ञान का स्रोत है, यह आदर्श वाक्य किसने दिया। तो दोस्तों ये आदर्श वाक्य दिया किसने, तो ये मूल शंकर ने दिया था, ठीक है, मूल शंकर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। मूल शंकर किसका नाम है दोस्तों, बचपन का नाम, तो दोस्तों दयानंद सरस्वती का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मूल शंकर। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर
5 नंबर का प्रश्न है, बहिष्कृत भारत समाचार पत्र किसने निकाला? बहिष्कृत भारत समाचार पत्र किसने निकाला? तो दोस्तों ये निकाला भीमराव अंबेडकर ने। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, आहड़ सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आहड़ सभ्यता से संबंधित ये प्रश्न है और अपने को कूट भाषा में दोस्तों उत्तर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे उदयपुर के पूर्व में स्थित आहड़ सभ्यता 7 टीलों के समूह में दिखाई देती है। तो दोस्तों ये कथन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, आहड़ जो सभ्यता है ये उदयपुर के पूर्व में आहड़ यानी कि बेडस नदी के किनारे 2 टीलों में दिखाई देती है। स्थानीय लोग इसे धूलकोट कहते हैं। ठीक है, और यह बस्ती पहले ताम्रवती के नाम से जानी जाती थी। तो यहाँ पर 7 की जगह अगर 2 होता तो ये कथन है वो सत्य होता, लेकिन यहाँ पर ये कथन गलत है। आगे देखिए, मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, बी नंबर का इसमें सही है। तीसरा देखिए, इसमें आहड़ के 1951-52 में हुए उत्खनन में दीपक, धूपदानियां, कटोरिया, चूड़िया, खिलौने, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मूरे प्राप्त हुई है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर दोस्तों अब देखिए क्या पूछा है, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दूसरा और तीसरा यानी कि बी और सी कथन तो इसमें सत्य है। असत्य कथन पूछा है तो यहाँ पर ए नंबर का कथन है 7 टीलों की जगह 2 टीले होने चाहिए थे। तो यहाँ पर इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए नंबर वाला सत्य नहीं है, केवल ए। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान अलवर के किस शासक ने आगरा के किले में घिरे हुए अंग्रेज स्त्रियों व बच्चों की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी? 1857 की क्रांति के दौरान अलवर के किस शासक ने आगरा के किले में घिरे हुए अंग्रेज स्त्रियों व बच्चों की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी? तो वो थे दोस्तों बन्ने सिंह। याद रखना दोस्तों, बन्ने सिंह ये अलवर का शासक था। ठीक है, और दोस्तों लेकिन 11 जुलाई 1857 को इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों शिवदान सिंह है वो शासक बना था, और ये दोनों ही दोस्तों अंग्रेज समर्थक थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था? किस शासक ने किया, यानी कि किस शासक के शासनकाल में अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंद्रसेन। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रसेन। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए जो राव चंद्रसेन है ये दोस्तों दिसंबर 1562 में ये मारवाड़ का शासक बना था। ठीक है, और ये शासक बनते ही दोस्तों अपने बड़े भाई राम और उदय सिंह के विरोध का इनको सामना करना पड़ा था, और 1564 ईस्वी में राम शाही सहायता लेने के लिए अकबर की शरण में है वो चला गया था। ठीक है, और अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था, और चंद्रसेन है वो बहादुराजुन की तरफ निकल गया था। चंद्रसेन दोस्तों मारवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों से जीवंत पर्यंत संघर्ष किया, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। इसलिए मारवाड़ को यानी कि मारवाड़ का दोस्तों भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का प्रताप और महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, महाराणा प्रताप का अग्रगामी और विस्मय नायक, तो इन नामों से दोस्तों चंद्रसेन को जाना जाता है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, कुशल चंद शाह और बाबूमल शाह का संबंध किस प्रजामंडल से था? बताइए। ये तो चीज आपने दोस्तों पहली बार ही पढ़ी होगी। कुशल चंद शाह और बाबूमल शाह का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनका संबंध दोस्तों सिरोही प्रजामंडल से संबंधित था। ठीक है, सिरोही प्रजामंडल से इनका संबंध था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आप सभी को पता होगा कि सिरोही प्रजामंडल
की जो स्थापना हुई थी 1939 में, ठीक है, किसने? गोकुल भाई भट्ट ने। और एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी दोस्तों। उस सभा में दोस्तों जो सहयोगी थे यहाँ पर कुशल चंद शाह है, बाबूमल शाह है, इनको दोस्तों बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? रियासती विभाग की जो स्थापना है वो दोस्तों कब की गई? तो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव थे वीपी मेनन। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से विजय स्तंभ के बारे में किसने कहा है कि कीर्ति स्तंभ मध्ययुगीन मेवाड़ की स्थापत्य कला का ही नहीं, प्रत्युत मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला का प्रतिनिधि स्मारक है? बताइए, किसने विजय स्तंभ के बारे में कहा है कि कीर्ति स्तंभ मध्ययुगीन मेवाड़ की स्थापत्य कला का ही नहीं, प्रयुक्त मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला का प्रतिनिधि स्मारक है? ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था दोस्तों डॉक्टर राजशेखर ने कहा था दोस्तों ऐसा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर राजशेखर ने कहा था। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध गोटिया अंबा मेले का आयोजन किया जाता है? गोटिया अंबा मेले का आयोजन है वो दोस्तों कहाँ किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों बांसवाड़ा में गोटिया अंबा मेले का आयोजन किया जाता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न है, चोल, निचोल, चीर पटोरी, चोरसो आदि प्रकार हैं, तो ये किसके प्रकार है दोस्तों? चोल, निचोल, चीर पटोरी, चोरसो, तो दोस्तों ये साड़ी के प्रकार है। किसके? साड़ी के प्रकार है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, साड़ी के प्रकार है। नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सिर पर 7 से 8 मटकी रखकर शारीरिक क्रियाओं का अद्भुत संचालन एवं लय की विविधता के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बताइए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है भवाई नृत्य किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भवाई नृत्य। ये उदयपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों, स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं इस नृत्य को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक और राजस्थानी साहित्य के प्रथम गद्य लेखक के रूप में जाना जाता है? बताइए, किसे राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक तथा राजस्थानी साहित्य के प्रथम गद्य के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शिवचंद भरतिया। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिवचंद भरतिया। अब दोस्तों भाग 2 के अंदर करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों किसे मिला है ये 10 सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में शीर्ष स्थान? तो दोस्तों शीर्ष स्थान मिला है दुबई इंटरनेशनल यूएई को। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न है, इसरो ने GSLV-F-15 रॉकेट द्वारा नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को प्रक्षेपित किया है, यह इसरो का कौन सा मिशन था? बताइए, इसरो ने GSLV-F-15 रॉकेट द्वारा नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को प्रक्षेपित किया है, यह इसरो का कौन सा मिशन था? तो दोस्तों यह इसरो का कौन सा मिशन था? तो दोस्तों ये इसरो का 100वां मिशन था दोस्तों। कौन सा था? 100वां मिशन था। राइट आंसर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 जनवरी 2025 को दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था 100वां मिशन, ठीक है, इस रॉकेट को। तो यहाँ पर यानी कि इस रॉकेट द्वारा GSLV-F-15 द्वारा दोस्तों नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को प्रक्षेपित किया गया था। ये श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, पैन 2.0 परियोजना के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों पैन
परियोजना के संबंध में दोस्तों अपने को यहाँ पर असत्य कथन का क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर देखिए सीसीईए ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को 25 नवंबर 2024 को मंजूरी दी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये सीसीईए क्या है? तो ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है दोस्तों, सीसीईए। ठीक है, मंजूरी दी थी कब? 25 नवंबर 2024 को। बिल्कुल सही है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य स्थायी खाता संख्या को सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य कारोबारी पहचानकर्ता बनाना। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए, यह वर्तमान में प्रचलित पैन 1.0 का अपग्रेड वर्जन नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये वर्तमान में प्रचलित जो पैन और 10 है, ठीक है, 1.0, इसका दोस्तों अपग्रेड वर्जन होगा ये आपको इसमें याद रखना है। और 1435 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट है, क्यूआर कोड के साथ पैन कार्ड को मुफ्त अपग्रेड करने की सुविधा प्रदान करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे अपने को सत्य कथन बताना था, 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में किसने 410 मीटर लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का निर्माण पूरा कर लिया है? बताइए, हाल ही में किसने 410 मीटर लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का निर्माण पूरा कर लिया है? तो ये कर लिया है दोस्तों किसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? बताइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है राजस्थानी भाषा का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है, इसमें ये प्रदान किया गया है दोस्तों मुकुट मणिराज को। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुकुट मणिराज को। ये कोटा के हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, आप 21 नंबर का प्रश्न है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत पार्टनर कंट्री के रूप में कितने देशों को शामिल किया गया? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत पार्टनर कंट्री के रूप में कितने देशों को शामिल किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कितने देशों को शामिल किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत पार्टनर कंट्री के रूप में कितने देशों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों कितने देशों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, इसमें 17 देशों को शामिल किया गया है दोस्तों, 17 देशों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की सुशीला मीणा बॉलिंग एक्शन के लिए चर्चा में रही, इनका संबंध किस जिले से है? दोस्तों ये सुशीला मीणा का संबंध है वो कौन से जिले से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें ये इनका संबंध है वो प्रतापगढ़ से है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जहीर खान के जैसे एक्शन, बॉलिंग एक्शन के कारण दोस्तों ये चर्चा में रही थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही, प्रतापगढ़ की है। आगे देखिए, 23 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2024 में टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? वर्ष 2024 में टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसे चुना गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये चुना गया डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 24 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 29 का आयोजन कहाँ किया गया? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 29 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? तो ये बाकू अजरबैजान में किया गया, बाकू अजरबैजान में। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 25 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का आधिकारिक तौर पर 104वां सदस्य कौन बना? आधिकारिक तौर पर 104वां सदस्य कौन सा देश बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें आर्मेनिया। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आर्मेनिया। ठीक है। नेक्स्ट अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, भाग 3 के अंदर अपन हिंदी व्याकरण से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 26 नंबर का प्रश्न है वो देखिए दोस्तों, यहाँ पर
निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है? बताइए कौन से शब्द की संधि है वो सही है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्त्री प्लस उचित, स्त्रियोचित। तो दोस्तों ये स्त्रियोचित है, ये वाला वर्ड है वो इसमें गलत दे रखा है। ये दोस्तों आधा से, फिर आधा तय, फिर यू, फिर ची और फिर तय, ऐसे होगा दोस्तों ये। ठीक है। नदी अर्पण, तो दोस्तों नदी प्लस अर्पण ये तो सही है, लेकिन नदिया अर्पण, नदिया अर्पण ये इसमें गलत हो जाएगा, इसमें दोस्तों नगरपण होगा। ठीक है। और दोस्तों एक प्लस एक, तो यहाँ पर इसमें एक एक के ऊपर दो मात्रा आएगी, क के ऊपर दो मात्रा आती है, इसमें एक दे रखी है। आगे देखिए पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर का, सॉरी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कु उपसर्ग किस में नहीं है? तो दोस्तों देखिए कुकर्म, कु प्लस कर्म, कु प्लस चाल, कु प्लस रूप। तो यहाँ पर कु प्लस सल ये नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर परवाल और प्रवार शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? परवाल का मतलब होता है दोस्तों मूंगा, क्या होता है? मूंगा। और प्रवार का मतलब होता है वस्त्र, तो यहाँ पर इसका वस्त्र या ओढ़नी बोल सकते हैं आप। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, डिस्चार्ज पिटीशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? तो दोस्तों इसके लिए सही जो पारिभाषिक शब्द है वो है उन्मोचन याचिका। उन्मोचन याचिका 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उन्मोचन याचिका। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अंक का अनेकार्थक शब्द समूह है। अंक का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गिनती के अंक, नाटक के अंक, भाग्य, संख्या। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों अब अपन भाग 4 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। पिक द करेक्ट कनेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। दोस्तों अपने को टेंस का, सॉरी इसमें देखिए खालिस्तान का प्रयोग करना है। ठीक है, यानी कि कनेक्टिव, कौन सा कनेक्टिव लगेगा वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सी लव्स रीडिंग बुक, सी लव्स रीडिंग बुक, सी डजंट हैव मच टाइम फॉर इट दीज डेज। दोस्तों इनको कनेक्ट करने वाला कौन सा इसमें वर्ड का प्रयोग होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें सी लव्स रीडिंग बुक बट सी डजंट हैव मच टाइम फॉर इट दीज डेज। तो यहाँ पर इसमें बट का प्रयोग होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस देखिए दोस्तों, ही सेड विल यू बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो। बताइए दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा? इसमें दोस्तों ही सेड विल यू बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो। तो दोस्तों यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर वुड है वो दोस्तों वुड बी अटेंडिंग हो जाएगा, वुड बी अटेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे ही आस्क्ड इफ आई वुड बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट एक्टिव सेंटेंस फॉर, चूज द करेक्ट एक्टिव सेंटेंस फॉर द चेयर्स वर बीइंग, द चेयर्स वर बीइंग अरेंज्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल बाय द स्टाफ, हॉल बाय द स्टाफ। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों इसमें देखिए वही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, वाज वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों द स्टाफ वाज अरेंजिंग द चेयर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द वर्ड विच डज नॉट हैव द सेम सुफिक्स एज द रिमेनिंग 3। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो क्रिएटिव है, तो दोस्तों क्रिएटिव के अंदर दोस्तों अपन अगर एल वाई लगाएंगे
तो इसमें एल वाई क्या लगेगा, प्रत्यय लगेगा, ठीक है, प्रत्यय है ये। और क्विकली के अंदर भी दोस्तों यहाँ पर एल वाई लगेगा, और ब्रेवली के अंदर भी दोस्तों यहाँ पर एल वाई लगेगा, यानी कि इन तीनों के अंदर दोस्तों एल वाई प्रत्यय लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होप होप दे रखा है, तो होप फुल आएगा दोस्तों इसमें, ठीक है, होप फुल। तो यहाँ पर एफ यू एल है वो प्रत्यय, बाकी तीनों के अंदर दोस्तों एल वाई है, और इसके अंदर दोस्तों चौथे के अंदर भिन्न बताना था अपने को, तो एच ओ पी हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट टेंस फॉर द ब्लैंक्स। इसमें देखिए, बाय द टाइम द शो स्टार्ट्स दे प्रिपेयर द सेट। खालिस्तान में भरना है दोस्तों, प्रिपेयर दे रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो विल हैव प्रिपेयर्ड आएगा, विल हैव प्रिपेयर्ड। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न है। देखिए, ऊर्जा का वह रूप जो किसी वस्तु के संपीड़न, दोस्तों बताइए, यहाँ पर पूछा गया है कि ऊर्जा का वह रूप, ऊर्जा का दोस्तों वह रूप जो किसी वस्तु के संपीड़न या खिंचाव के कारण होती है कहलाती है, तो दोस्तों क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है दोस्तों प्रत्यास्थन, प्रत्यास्थन। देखिए, प्रत्यासन प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ ऊर्जा कहलाती है दोस्तों ये, ठीक है, प्रत्यास्थ ऊर्जा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, यानी कि इलास्टिक एनर्जी। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है वो, या देखिए ये जो मैं आपको बता देता हूँ, 2H2 ब्रैकेट में दोस्तों G, ठीक है, प्लस O2 फिर ब्रैकेट में दोस्तों G, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अभिक्रिया बनेगी इसमें 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका मैं आपको राइट आंसर बताऊं तो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर 2H2 प्लस O2, तो 2H2O, ठीक है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 2H2O। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 38 नंबर का प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण की अवधारणा दी। प्राकृतिक वर्ण की अवधारणा है वो किसने दी थी, वो दोस्तों वो दी थी चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वक्र नली लार ग्रंथि एवं सफेद ग्रंथि में पाई जाती है, तो बताइए क्या पाई जाती है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा घनाकार एपिथेलियम पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कौन सा सतत विकास का उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कौन सा सतत विकास का उदाहरण है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें देखिए, खनन के बाद अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान की योजनाएं बनाना। खनन के बाद अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान की योजनाएं बनाना, तो ये दोस्तों सतत विकास का उदाहरण है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अब अपन भारतीय संविधान के दोस्तों 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को दोस्तों किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को दोस्तों पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 42 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और दोस्तों अपने को यहाँ पर कूट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है।
कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। देखिए यहाँ पर उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखना इस प्रश्न को। देखिए दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, राज्यसभा का सभापति का चुनाव उनके सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा, यानी कि दोस्तों अपना पहला ही कथन है वो गलत हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का दोस्तों क्या होता है, सभापति होता है। तो यहाँ पर इसमें पहला कथन है वो गलत हो जाएगा, इस सदस्यों में से नहीं होता। आगे देखिए, राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 1/3 बहुमत के प्रस्ताव को पारित करके कानून बना सकती है। दोस्तों अब इसमें देखिए, राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 1/3 बहुमत के से प्रस्ताव पारित करके कानून बना सकती है, तो ये कथन भी दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1/3 नहीं 2/3 बहुमत होना चाहिए, 1/3 नहीं 2/3 2/3 बहुमत होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, वर्ष 1954 व 1956 में लॉटरी द्वारा 3/4 सदस्यों को सेवानिवृत्ति प्रदान की थी, ये कथन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए 1954 व 1956 में लॉटरी द्वारा 3/4 नहीं 1/3 दोस्तों 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्ति प्रदान की थी, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए यहाँ पर 3/4 है वो गलत दे रखा है, 1/3 होता तो ये सही होता, तो ये भी गलत। आगे देखिए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करना राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है, तो दोस्तों ये कथन है वो क्या है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें 1, 2 और 3 कथन सही है, सही नहीं है, चौथा इसमें सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल 1, 2, 3। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन का क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा कथन है वो प्रधानमंत्री से संबंधित है, सत्य कथन है। और फिर दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, कूट भाषा में उत्तर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, बिल्कुल सही बात है। वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन करता है और आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन करता है, बिल्कुल सही बात है। ये कार्य किसके हैं, ये प्रधानमंत्री का कार्य है। आगे देखिए, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो मंत्री परिषद अर्थात सरकार अपने आप विघटित हो जाती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अपने को कूट भाषा में उत्तर देना था कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें तीनों के तीनों कथन है वो दोस्तों क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 44 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए कौन बाध्य है। राष्ट्रपति के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए कौन बाध्य है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। 24वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। आगे देखिए यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की अदालतों के मामले किस प्रकार के दायरे में किए जाते हैं, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय की अदालतों में मामले किस प्रकार से दायर किए जाते हैं, तो किस प्रकार से दायर किए जाते हैं बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें आम नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर कर सकते हैं। आम नागरिक है दोस्तों सीधे, बताइए क्या सही है दोस्तों। आम नागरिक दोस्तों यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय में अपनी शिकायत सीधे दायर करने का अधिकार है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन राजस्थान भूगोल के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से राजस्थान के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों असत्य कथन का अपने को क्या करना है, चयन करना है। देखिए यहाँ पे इसकी आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, इसकी आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, बिल्कुल सही बात है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है, ये कथन गलत हो जाएगा। दोस्तों उत्तर से दक्षिण है वो 826 किलोमीटर है दोस्तों इसकी लंबाई। ठीक है,
इसकी स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा दोस्तों 5,920 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए दोस्तों, इसका क्षेत्रफल दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों ये भी सही है। तो इसमें सही कौन कौन से हैं? 1, 3 और 4। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये अपना असत्य कथन है। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों, कौन सा कथन है वो सही है? अपने को दोस्तों यहाँ पर कोट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें अपने को बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है, बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतमाला है, ये मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है। आगे देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये उल्टा दे रखा है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है, ठीक है। और देखिए, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, गलत हो जाएगा, अरावली से ही प्रभावित है, ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों मानसून के समानांतर है। तो यहाँ पर सी और डी कथन तो क्या है? गलत है। अपने को सत्य कथन बताना था, तो इसमें केवल ए और बी कथन है वो क्या है? सही है। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, घग्गर नदी के उपनाम में से कौन सा उपनाम वैदिक एवं पुराण काल में इस नदी से संबंधित है? घग्गर नदी के उपनाम में से कौन सा उपनाम वैदिक एवं पुराण काल में इस नदी से संबंधित है? तो नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। यहाँ पे बताइए किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? तो यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं दोस्तों सरस्वती नदी की। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, सरस्वती नदी, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है, इस नदी का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में ही मिलता है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे निम्न लिखित में से राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 38 जिसका पुराना नाम NH-15 था पर स्थित है, दोस्तों ये कौन से क्षेत्र में ये स्थित है? बताइए। तो दोस्तों कौन से क्षेत्र में ये स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो मार्ग है, ठीक है, ये तनोट, रामगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, गुजरात सीमा तक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर ये NH-68 पर है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन से खनिजों में राजस्थान लगभग एकमात्र उत्पादक राज्य है? कौन से खनिजों में राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर देखिए, यहाँ पर है सीसा एवं जस्ता अयस्क में दोस्तों 100% राजस्थान की हिस्सेदारी है इसमें, ठीक है, मतलब 100% उत्पादन राजस्थान में होता है, ठीक है। ताम्र अयस्क के अंदर दोस्तों 100% नहीं है भाई, ठीक है, ताम्र है इसके अंदर 100% नहीं है। बाकी वोलेस्टोनाइट में भी दोस्तों 100% यानी कि 100% उत्पादन राजस्थान में होता है। और सेलेनाइट में भी सेलेनाइट का भी उत्पादन दोस्तों राजस्थान में 100% होता है पूरे भारत का, ठीक है। जास्पर, तांबड़ा, तो इनमें दोस्तों एकमात्र उत्पादक राज्य है वो राजस्थान है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ACD। ACD इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन भाग 8 के अंदर स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों देखिए, यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन सही नहीं है शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य से संबंधित? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए, छात्र और समाज केंद्रित शिक्षण बिल्कुल सही है। संसाधनों का अधिकतम और सही उपयोग ये भी बिल्कुल सही है। भौतिक और मानवीय संसाधनों में समन्वय ये भी बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्ति के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना ये नहीं है दोस्तों, ये शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रदान न करना, ठीक है, अनुकूल वातावरण प्रदान न करना, तो ये न करना है, ये शैक्षिक प्रबंधन का क्या है? उद्देश्य नहीं है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, लूथर गुलिक के पोस्ट कोर्ब सिद्धांत के अनुसार
स्टाफिंग का क्या कार्य है बताइए। लूथर बुर्ली के पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत के अनुसार स्टाफिंग का क्या कार्य है। स्टाफिंग का कार्य है दोस्तों इसमें कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया यानी कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, नियुक्ति। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, नियुक्ति। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन यानी कि टीक्यूएम का ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है। ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यह ग्राहकों की संतुष्टि को प्राथमिकता देता है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो बताइए कितना कितना होता है। तो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 3 वर्ष का होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 55 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCERT की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। बताइए किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर हुई थी दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 56 नंबर का प्रश्न है, बर्टन के अनुसार शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। बर्टन के अनुसार शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, वो है शिक्षण में सुधार लाना। शिक्षण में सुधार लाना, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षण में सुधार लाना। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 57 नंबर का प्रश्न है, नेतृत्व की रूपांतर शैली को अपनाने वाला नेता किस प्रकार का होता है। नेतृत्व की रूपांतर शैली को अपनाने वाला नेता किस प्रकार का होता है, बताइए दोस्तों किस प्रकार का होता है। तो वो होता है, वह कर्मचारियों को चुनौती देता है और उन्हें नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है, शिक्षा वाणी के कार्यक्रम के लाभों में से कौन सा लाभ है। शिक्षा वाणी के कार्यक्रम के लाभों में से कौन सा लाभ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, शिक्षा को रेडियो और डिजिटल माध्यमों से गांव-गांव तक पहुंचाना। शिक्षा को रेडियो और डिजिटल माध्यमों से गांव-गांव तक पहुंचाना। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है, SDMC विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। SDMC विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों कौन होता है, तो दोस्तों ये विद्यालय के प्रधानाचार्य होते हैं। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विद्यालय के प्रधानाचार्य है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से RTE अधिनियम 2009 की धारा 27 का संबंध किससे है। बताइए RTE अधिनियम 2009 की धारा 27 का संबंध किससे है। तो दोस्तों 27 का संबंध है वो किससे है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गैर शैक्षिक, दोस्तों गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को कार्य में लगाए जाने का प्रतिषेध है दोस्तों, ये धारा 27 में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, किसी भी शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत, स्थानीय चुनाव, विधानमंडल, संसद चुनावों के अलावा किसी अन्य गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन क्यों किया जाता है। बताइए क्यों किया जाता है। क्योंकि दोस्तों शिक्षा में उनकी विशेष जरूरतों और क्षमताओं को समझने के लिए। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किशोरावस्था में बच्चों में किस प्रवृत्ति का विकास होता है जब वे आदर्श व्यक्तियों की नकल करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किशोरावस्था में बच्चों में वीर पूजा या नायक पूजा की प्रवृत्ति विकसित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 63 नंबर का प्रश्न है, पावलोव द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन के प्रकार में से किस प्रकार में उद्दीपक को पहले प्रस्तुत किया जाता है। पहले प्रस्तुत किया जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अग्रगामी अनुबंधन। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अग्रगामी अनुबंधन। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की प्रमुख विशेषता क्या है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की प्रमुख विशेषता क्या है।
दोस्तों वह अपनी कमजोरियों और खूबियों को स्वीकार करता है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्वेगात्मक बुद्धि के विकास के लिए कौन सा कदम सबसे महत्वपूर्ण है? स्वेगात्मक बुद्धि के विकास के लिए कौन सा कदम सबसे महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों कौन सा है? तो वो है सहानुभूति का विकास। सहानुभूति का विकास, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे रीजनिंग और गणित से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 66 नंबर का प्रश्न है, किसी निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर दोस्तों देखिए एक्शन को TXANLI और डिबेट को दोस्तों BVDEGA लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में दोस्तों चेंज को कैसे लिखा जाएगा, चेंज को कैसे लिखा जाएगा वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ठीक है, डायरेक्ट ही बता देता हूं। देखिए यहाँ पर ACTIO और N, ठीक है, ये है। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए के ए है वो दोस्तों यहाँ पर लेके आ गया, मैं ए को यहाँ पर लेके आ गया। टी को है वो दोस्तों मैं यहाँ पर लेके आ गया। और दोस्तों सी है, अब सी के विपरीत में अक्षर कौन सा है? सी के विपरीत में दोस्तों अक्षर आता है एक्स। कौन सा आता है? एक्स, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों एन है वो आ जाएगा यहाँ पे, आई आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और ओ के विपरीत में अक्षर कौन सा है? तो दोस्तों एल है, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक उसी प्रकार अपने को यहाँ पर चेंज में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, एच के विपरीत में कौन सा आएगा? तो दोस्तों एच के विपरीत में एस आएगा। तो सेकंड नंबर पे एस कौन से में? यहाँ पर देखिए ये रहा चौथे नंबर के ऑप्शन में। और जी है, जी के विपरीत में क्या आएगा? टी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चौथे नंबर के अंदर आपको एस और टी दिखाई दे रहा है ना, तो बाकी तो इसमें दोस्तों उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद है दूसरे पद से संबंधित है। यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 5 24 दे रखा है, समानुपात प्रश्नवाचक चिन्ह अनुपात 143। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 1 है, तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा? 24। उसी प्रकार ये 143 दे रखा है, तो अपने को यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? 12 का स्क्वायर माइनस 1 करोगे तो 143 आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर क्या आएगा? 12 ऑप्शन में 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि MUSICAL शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं छोर से तीसरे अक्षर और दाएं छोर से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? बताइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए म्यूजिकल MUSICAL, ये जो म्यूजिकल यहाँ पर शब्द दे रखा है। अब इसमें देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अगर इसको अपन क्रम में जमाए तो दोस्तों क्या होगा? तो इसमें होगा दोस्तों ACI, ठीक है, ACILMS और U, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम से व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं छोर से तीसरे अक्षर, बाएं छोर से दोस्तों तीसरा अक्षर, ठीक है, यानी कि दोस्तों बाएं छोर से तीसरा अक्षर यानी कि इधर से, तो ये कौन सा आ गया? आई आ गया, ठीक है। और दोस्तों दाएं छोर से तीसरे अक्षर, दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा है? तो दोस्तों एम है, ठीक है। अब देखिए के बीच यानी कि तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें टोटल 3 अक्षर हैं, जे के एल, सॉरी इसमें देखिए एक तो है जे के और एल, यानी कि आई तो दे रखा है और एम दे रखा है, तो इसमें जे के एल 3 अक्षर ही है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 69 नंबर का प्रश्न है, देखिए एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन
924 मीटर क्यूब है। इसकी ऊंचाई और इसके व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई और व्यास का अनुपात दोस्तों ज्ञात करना है। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, सूत्र बता देता हूँ, आप निकाल कूद लेना। बेलनाकार स्तंभ का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र है दोस्तों 2 पाई आर एच। ये वाला सूत्र लगाना है दोस्तों। यहाँ पर 2 पाई आर एच दे रखा है 264, ठीक है। और दोस्तों जो ये बेलन का जो आयतन है उसका सूत्र है दोस्तों यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। ये दे रखा है कितना 924। बस अब आपको ये दोनों दे रखा है। अब समीकरण बना के दोस्तों इनको काट पीट लीजिए। राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, सीधा 3:7 इसका राइट आंसर होगा। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न, दी गई श्रेणी में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3, 15, 35, 63, 143। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों 2 का स्क्वायर माइनस 1 तो कितना आ गया 3। तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया 15, ठीक है। 6 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया 35, ठीक है। और दोस्तों 2, 4, 6, 8 तो 8 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया 63, ठीक है। अब आएगा 10, 10 का स्क्वायर माइनस 1 तो दोस्तों कितना 99। यहाँ पर दोस्तों द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 99। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 12 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर एक शंकु के रूप में डाला जाता है जिसका आधार का व्यास 8 सेमी है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों शंकु की ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। देखिए गोलाकार गेंद का जो व्यास दे रखा है 12 तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आधी यानी कि 6 सेंटीमीटर। और दोस्तों शंकु के आधार का व्यास दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4। तो इसमें गोले का आयतन का और शंकु के आयतन का वो लगा दीजिए, सूत्र लगा दीजिए। गोले का आयतन का सूत्र होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब। और दोस्तों इसका जो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर दोस्तों अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3 पाई आर कितना है दोस्तों, गोले का आयतन का आर दोस्तों 6 है, ठीक है। 12 का आधी हो जाएगी 6। तो यहाँ पर दोस्तों 6 क्यूब, ठीक है, 6 क्यूब बराबर दोस्तों 1/3 पाई का मान, सॉरी पाई को पाई से रहने दे, पाई को पाई रहने दो, ठीक है, इंटू आर कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो शंकु का आयतन है 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 4 स्क्वायर एच, ठीक है। अब दोस्तों इसको काट लीजिए। देखिए पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया। और दोस्तों यहाँ पर देखिए अब अपने पास में क्या बचा 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक है, कितना होता है 216। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सीधा सा मैं आपको बताऊं तो इसमें 36 इंटू दोस्तों इतना कर लिया। इसके बाद में दोस्तों अपन इसको काटोगे तो इसमें 36 इंटू 6/4 आएगा। तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 54 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यदि 3x + 8 = 27, 2x + 1 है तो x का मान क्या है। तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये जो 27 है तो 27 को अपन दोस्तों यहाँ पर है 3 की घात में दोस्तों यहाँ पर 3 2x + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको अपने देखिए 3 दूनी 6 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 6x + 3, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बता दिया। बाकी ये तो ऐसे कैसे रहेगा 3x + 8 बराबर 3 6 x + 3। तो दोस्तों यहाँ पे अपन क्या करेंगे घातों की तुलना करेंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा x + 8 बराबर 6x + 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें 8 में से 3 गए तो क्या बचा 5। तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों 5x बराबर 5। तो दोस्तों यहाँ पर क्या x बराबर क्या आ जाएगा 5 में से 5 गए तो दोस्तों 1 बचा। तो यहाँ पर इसमें यानी कि 5 में 5 का भाग दिया तो क्या कितना बचा 1। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है।
सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो दोस्तों देखिए 0.5 का स्क्वायर कितना होता है? 0.25 और 0.49 का होता है दोस्तों 0.7 और 3 रूट 0.008 का होता है दोस्तों 0.2, ठीक है, और 0.323 का होता है दोस्तों 0.23। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो दोस्तों ये है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 20 छात्रों ने एक तार का व्यास एक तार का व्यास सेंटीमीटर में निम्न प्रकार ज्ञात किया। दोस्तों देखिए यहाँ पे बारंबारता दे रखी है, 15 की बारंबारता से कितनी अधिक है? 15 की बारंबारता से कितनी अधिक है? तो दोस्तों यहाँ पर 15 की बारंबारता देखिए कितनी है, 1 2 3 3 ही है। 17 की कितनी है? 15 की दोस्तों 3, ठीक है, और 17 की कितनी है? 17 की देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5, सॉरी ये 5 6 और 7, ठीक है, कितनी है दोस्तों? 17 की है 7। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए इसमें 17 की बारंबारता 15 की बारंबारता से कितनी अधिक है? तो 7 में से 3 गए तो कितने बचे? 4। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है, यदि a और b बहुपद है एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के ऐसे शून्यंक है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 24 है, तो k का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। k का धनात्मक मान है वो दोस्तों डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, 2/3 होगा। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।